सीमा और विनोद एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। विनोद गांव के लोगों के खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाता था, जिससे उसके घर का खर्च चल जाता था। धीरे धीरे गांव के लोगों ने अपने खेतों में मशीनों से काम करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण विनोद को काम मिलने में मुश्किल होने लगी। अब उसे कभी कभी काम मिल पाता था, जिससे उसके घर में पैसों की तंगी होने लगी। ऐसे ही एक दिन सुबह, अरे विनोद, घर में अब केवल 3 या 4 दिन का राशन रह गया है। अगर आपको अभी काम नहीं मिला तो जो मेरे पास थोड़ी बहुत बचत है वह भी खत्म हो जाएगी। अब आपको हर हालत में जल्दी ही काम ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सीमा, मैं क्या करूं? जब से गांव के लोगों ने खेतों में मशीनों से काम करवाना शुरू कर दिया है, तभी से काम मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अब केवल एक ही तरीका मुझे समझ में आ रहा है कि मैं शहर जाकर मजदूरी करूं। अगर ऐसी बात है तो अब आपको शहर जाकर काम ढूंढना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आज एक बार फिर गांव में जाकर देख लीजिए, क्या पता कहीं कुछ काम मिल जाए। ठीक है, मैं एक चक्कर गांव का लगा कर आता हूँ। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी उनके दरवाजे के सामने आकर रुकी। अपने घर के दरवाजे पर कार रुकने की आवाज से सीमा घर के बाहर निकल आई। बाहर आने पर उसने देखा कार के पास एक औरत गोदी में छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी है और पास में ही एक आदमी खड़ा है। जैसे ही सीमा ने उस औरत को गौर से देखा, वह खुशी से चिल्ला उठी, अरे शोभा, तू यहाँ कैसे? तू इंडिया कब आई? मुझे तो इतने समय से तेरी कोई खबर ही नहीं। और तू तो ना कभी फोन ही करती है और ना ही मेरे फोन का जवाब देती। और अंकल आंटी की मृत्यु के बाद अतुल भाई भी यहाँ से घर बेचकर चले गए, इसलिए मुझे कहीं से तेरी कोई जानकारी नहीं मिलती। और तुझे बच्चा कब हुआ? अरे तू कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे अब क्या दरवाजे पर ही सारी जानकारी लेगी या घर के अंदर भी बुलाएगी? अरे यार, मैं तो बिल्कुल भूल गई। जल्दी आ, घर के अंदर आ जा। आइए जीजा जी, आप भी अंदर आइए। अरे विनोद, ये मेरे बचपन की दोस्त शोभा है, जिसके बारे में मैं आपसे अक्सर जिक्र करती हूँ। और ये उसके पति महेश हैं। आप दोनों को मेरा नमस्कार। और बता शोभा, घर में सब ठीक है ना? नहीं यार, कुछ भी ठीक नहीं है। तुझे तो पता है मैं शादी के तुरंत बाद इंग्लैंड चली गई थी और वहाँ जाकर हम लोग काम में इतना व्यस्त हो गए कि कहीं भी फोन करने की फुर्सत ही नहीं मिली। पिछले साल पहले हम दोनों ने बच्चे की प्लानिंग की और अभी 3 माह पहले ही वंश पैदा हुआ है। और पैदा होने के साथ ही इसकी तबीयत ठीक नहीं रह पा रही। हमने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन किसी की भी दवा वंश पर असर नहीं कर रही। अब एक डॉक्टर ने कहा है वंश को ठीक करने का केवल एक ही तरीका है कि इसको गाँव के खुले वातावरण और ताजी हवा में रखना होगा, तब ये पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। और जैसे ही साफ और खुले वातावरण का नाम आया तो मुझे तुरंत तेरी याद आई, क्योंकि तू तो जानती ही है हमारे सभी रिश्तेदार अब शहर में रहते हैं। सीमा, यदि हम कुछ दिन वंश के साथ यहीं पर रहें तो तुम्हें और जीजा जी को कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे शोभा, तू ये कैसी बात कर रही है? अरे यार, ये भी तो तेरा ही घर है। हाँ शोभा जी, सीमा सही कह रही है। जब तक मुन्ना ठीक नहीं हो जाता आप हमारे यहाँ रहिए, ये भी आप ही का घर है। महेश, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी दोस्त सीमा और उसके पति को हमारे आने से कोई परेशानी नहीं होगी। आप तो खामखा ही परेशान हो रहे थे। आप लोग बातें करिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। किचन में जाते ही सीमा को याद आया कि घर में दूध तो है ही नहीं। तब वह पड़ोस में से थोड़ा दूध मांग कर लाई और उसने शोभा और महेश के लिए चाय बनाई और थोड़ा सा दूध वंश के लिए दिया। अरे सुनो, मैं क्या कह रही थी कि ये लोग यहाँ पर अब कुछ समय के लिए रहेंगे तो हमें और राशन की जरूरत पड़ेगी और वंश के लिए दूध की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अब आपको राशन और दूध के लिए धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं कल जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर राशन और दूध की व्यवस्था करता हूँ। अगले दिन विनोद गांव के जमींदार से कुछ धन उधार लेता है और उस धन से राशन लाकर घर में रख देता है। सीमा और विनोद शोभा और महेश को भरपेट खाना खिलाते हैं और खुद आधा पेट खाकर सो जाते हैं, ताकि राशन ज्यादा दिन चल सके। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन आधी रात के समय वंश जोर जोर से रोने लगता है। अरे शोभा, क्या हुआ? वंश इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है? अरे इसने अभी 2-3 बार पॉटी कर ली, इसलिए लगता है इसको भूख लग रही है। क्या दूध है घर में?
हाँ, शाम की चाय के बाद दूध खत्म हो गया था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी विनोद से कह देती हूँ, वह दूध ले आएंगे। अरे विनोद, घर में तो दूध खत्म हो गया है, तुम जरा सोहनलाल हलवाई के यहाँ से थोड़ा सा दूध ले आओगे प्लीज। अरे प्लीज कहने की क्या जरूरत है, मैं अभी ला देता हूँ। विनोद जी, हमारी वजह से आपको बहुत परेशान होना पड़ रहा है। अगर बेटे की सेहत का मामला नहीं होता तो हम आप लोगों को कभी परेशान नहीं करते। महेश जी, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? खैर छोड़िए, इस बात पर हम फिर चर्चा करेंगे। अभी तो पहले मैं दूध लेकर आता हूँ। तब विनोद सोहनलाल हलवाई के यहाँ से दूध लाकर सीमा को दे देता है और सीमा उस दूध को गर्म करके वंश को पीने के लिए दे देती है। धीरे धीरे वंश की सेहत में सुधार हो रहा था और इस प्रकार कुछ दिन और निकल गए। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। महेश खिड़की के पास बैठा हुआ बारिश को देख रहा था। ये देखकर शोभा कहने लगी, क्या हुआ महेश, बारिश को देखकर शाही पनीर, दाल मखनी और मिस्सी रोटी की याद आ रही है ना? हाँ शोभा, लेकिन अभी हम घर पर नहीं हैं। यदि हम घर पर होते तो रामू काका बरसात होते ही ये सब कुछ तैयार कर देते। अरे आप इतना क्यों सोच रहे हैं? मेरी दोस्त है ना, मैं और सीमा दोनों अभी तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि अब वंश की तबीयत सही होती जा रही है। ये देखकर अब मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ी देर बाद जब सीमा शोभा के पास आई तो शोभा कहने लगी, अरे सीमा, बारिश देखकर तेरे जीजा जी की इच्छा शाही पनीर, दाल मखनी और मिस्सी रोटी खाने की हो रही है। क्या यहाँ पर ये सब कुछ संभव हो पाएगा? अरे क्यों नहीं, यदि जीजा जी की ये इच्छा है तो आज यही सब कुछ बनेगा। और तू बिल्कुल परेशान मत हो, तू केवल वंश का ध्यान रख, खाना मैं अपने आप बना लूंगी। जब सीमा ने विनोद से ये सब बातें बताईं, तब विनोद एक बार फिर जमींदार से कुछ और पैसे उधार ले आया और उस दिन घर में शाही पनीर, दाल मखनी और मिस्सी रोटी खाकर महेश और शोभा ने सीमा की खूब तारीफ की। धीरे धीरे इस प्रकार 15 दिन और गुजर गए। अगले दिन सुबह, सीमा, जमींदार से पैसे लिए हुए 2 महीने हो गए हैं और अभी तक काम न मिलने की वजह से मैं जमींदार का ब्याज भी जमा नहीं कर पाया हूँ। अब यदि दोबारा धन की जरूरत पड़ी तो वह जमींदार धन भी नहीं देगा और खरी खोटी सुनाएगा सो अलग। समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूँ। और सीमा बात ही कर रहे थे कि तभी जमींदार उनके घर आ गया। क्यों विनोद, जब पैसे लेने का नंबर आता है तब तू दौड़ा दौड़ा चला आता है, लेकिन ब्याज देने के नाम पर तेरी शक्ल भी नहीं दिखती। जमींदार साहब, मैंने आपको कहा तो था जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। फिर आपको मेरे घर पर आए हुए मेहमानों के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत है? मेरी भी कुछ इज्जत है। अच्छा, जब मेरे से कर्जा लेकर तू अपने मेहमानों को खिला खिलाकर दावते उड़ा रहा था तब तेरी इज्जत कम नहीं हो रही थी? चलो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इसका सामान उठा कर ले चलो। बाहर से जोर जोर की आवाजें सुनाई देने पर महेश बाहर आ गया। क्या हुआ विनोद भाई साहब, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्यों हंगामा कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, आप अंदर बैठो, मैं अभी इनसे बात करके आता हूँ। देख विनोद, मुझे मेरा ब्याज चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है। अरे विनोद भाई साहब, ये कौन सा ब्याज आपसे लेने आए हैं? अरे विनोद, ये वही है ना जिनको खिलाने पिलाने के लिए तुम मुझसे पैसा उधार लेकर आए थे? विनोद भाई, क्या ये आदमी सच कह रहा है? लेकिन विनोद महेश की किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाया। शर्म के मारे उसकी आंखें झुकी हुई थी। ये देखकर महेश सब कुछ समझ गया और तब उसने जमींदार से कहा, सुनिए भाई साहब, आपके कितने पैसे हैं? मुझे आप मूल और ब्याज दोनों बताइए। मूल और ब्याज मिलाकर मेरे 25,000 रुपए बनते हैं। ठीक है, ये लीजिएगा आपके 25,000। अब तो विनोद भाई के ऊपर आपका कोई हिसाब नहीं है? हाँ जी, आज तक का तो हिसाब हो गया है। अब ये जो दोबारा पैसे लेने आएगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। उसके जाने के बाद महेश ने शोभा को सारी बात बताई। तब शोभा सीमा से पूछने लगी, अरे सीमा, ये सब क्या है? तुम हमारे ऊपर खर्च करने के लिए उस जमींदार से धन उधार ले रही थी? मैं पिछले 2 महीने से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन आज मुझे सच सच बताओ, बात क्या है? शोभा की अपना भरी बातें सुनकर सीमा ने सारी बात शोभा और महेश को बता दी। ये सुनकर महेश ने कहने लगा, विनोद भाई, अब आपको आगे से काम ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी कंपनी की दूसरी ब्रांच खोलने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति की खोज कर रहा था और आज वह मेरी खोज पूरी हो गई। आप आज से और अभी से मेरी उस कंपनी में 20% के पार्टनर रहेंगे और साथ ही उस फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदना, उसे बनाना, सब जिम्मेदारी अब आपकी रहेगी। और जब तक वो ब्रांच तैयार नहीं हो जाती तब तक के लिए आपके घर के खर्च की जिम्मेदारी अब मेरी कंपनी की है।
ये सुनकर विनोद और सीमा बहुत खुश हो गए। वंश के ठीक होने के बाद शीघ्र ही महेश की दूसरी ब्रांच बनकर तैयार हो गई और उसकी जिम्मेदारी विनोद ने उठा ली। उस दिन महेश और सीमा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उनकी जीवन के सारे दुख दूर हो गए और वे खुशी खुशी रहने लगे। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और भी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नीचे दिए गए बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें। देखते रहें, मस्त रहें। हिंदी कहानियों का आपका अपना YouTube चैनल हिंदी कहानियां अनलॉक।